हेलो एवरीवन, legalbuzz.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें और अपनी नई सेवाओं की तैयारी को बेहतर बनाएं। फ्रेंड, जैसा कि हम IPC 1860 की जो क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर 2 जो साधारण स्पष्टीकरण है सेक्शन 6 से 52 है, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सेक्शन 22 तक जो है सीख लिया था, समझ लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी क्रम में सेक्शन 23 से। तो आप अपना बैरेक्ट खोल लीजिए। बैरेक्ट से हम सेक्शन को रीड करेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे। तो हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और हर चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सेक्शन 23 आपने बैरेक्ट खोल लिया होगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 23 मैं रीड करता हूँ। आज हमारा क्लास का 6ठा दिन है। तो सेक्शन 23 है सदोष अभिलाप, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो रोंगफुल गेन। इसका इंग्लिश मीनिंग है रोंगफुल गेन। तो सदोष अभिलाप यानी रोंगफुल गेन विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। यानी इस डेफिनेशन को एक अर्थ दिया गया है, इस एक लाइन में एक अर्थ दिया गया है जो सेक्शन 23 बताता है। अब वह क्या अर्थ दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है टाइटल बेस पे भी, और काफ़ी बार मेंस से भी क्वेश्चन आता है इसमें। तो सदोष अभिलाभ, सदोष हानि और सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, यानी पहले मैं सेक्शन 23 को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ वर्ड लिख रहा हूँ। यानी सेक्शन 23 में कुछ वर्ड छिपे हुए हैं। सदोष, पहला वर्ड है सदोष अभिलाभ। पहला वर्ड हो गया सदोष अभिलाभ। दूसरा वर्ड है सदोष हानि। तीसरा वर्ड है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना। और चौथा वर्ड है जो अंतिम है सदोष हानि उठाना। अब यहाँ ये चार टर्म हैं सेक्शन 23 में जो बताए गए हैं कि सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। अब सदोष अभिलाभ, जिसे सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सदोष अभिलाभ यानी सदोष अभिलाभ वर्ड का अर्थ यानी इसकी शब्द की परिभाषा क्या है। तो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, अनलीगल जो साधन है, अनलीगल सोर्सेज के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति, अनलीगल सोर्स के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति या विधि विरुद्ध साधनों द्वारा जो है ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो, ये बोला गया है सदोष अभिलाभ में। यानी कोई व्यक्ति है जो विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा अनलीगल सोर्सेज से कोई अभिलाभ प्राप्त करता है, कोई फ़ायदा प्राप्त करता है, लेकिन उसका हकदार वह नहीं है। वैध रूप से, या लिख देते हैं वैध रूप से जो अभिलाभ प्राप्त कर रहा है अनलीगल साधनों से, अनलीगल स्रोतों से, तो जो भी अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा, यानी जो भी अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वह उसका लीगली हकदार नहीं है। यही बोला गया है इस परिभाषा में कि सदोष अभिलाभ मतलब विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का, ऐसी प्रॉपर्टी का अभिलाभ जिसका लाभ या अभिलाभ प्राप्त करने वाला वैध रूप से हकदार नहीं है, वह सदोष अभिलाभ की परिभाषा है। ये आपको याद रखना है। यानी विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिसका वह वैध रूप से हकदार नहीं है, उस अभिलाभ को प्राप्त करने का वैध रूप से हकदार नहीं है, तो वह सदोष अभिलाभ में आ जाता है, यानी रोंगफुल गेन में आ जाता है।
अब आता है दूसरा टर्म, जैसा आपको बोर्ड पर दिख रहा है, सदोष हानि यानी रोंगफुल लॉस। रोंगफुल लॉस को अगर हम डायरेक्ट से पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। यानी सदोष हानि क्या है? विधि विरुद्ध साधनों, यहां भी विधि विरुद्ध था, तो विधि विरुद्ध साधनों से क्या करने वाला? ऐसी संपत्ति की हानि, यानी विरुद्ध अनलीगल सोर्सेस से कोई ऐसी संपत्ति की हानि हो रही है, ऐसी संपत्ति की हानि, और जिस हानि को जो व्यक्ति उठा रहा है, उठाने वाला, उस हानि को झेलने वाला वैध रूप से हकदार नहीं है, हकदार नहीं है। यानी कोई विधि विरुद्ध साधनों से किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी की हानि पहुंचा रहा है, यानी किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी की हानि पहुंचा रहा है जिसका वह वैध रूप से हकदार नहीं है कि मैं हानि उठाऊं, मेरा लॉस हो, तो वही सदोष हानि है। यानी वह कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी अन्य व्यक्ति को अनलीगल सोर्सेस से संपत्ति की हानि पहुंचा रहा है, और जिस संपत्ति की हानि को उठाने वाला जो व्यक्ति है वह उसका हकदार भी नहीं है, तो वह ये डेफिनेशन में आता है कि सदोष हानि की परिभाषा में आता है। तो ये सदोष हानि की डेफिनेशन इस प्रकार से इसमें दी गई है। तो ये दो टर्म जो है क्लियर हुए। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना। अब सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, जब कोई व्यक्ति संपत्ति को सदोष रूप से धारण करता है। क्या टर्म निकला? पहला तो अनलीगली रूप से अपने कब्जे में ले लेता है या धारण कर लेता है, ये सदोष अभिलाभ प्राप्त करना के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है, जब कोई व्यक्ति संपत्ति का सदोष अर्जन करता है, यानी इसको सदोष रूप से क्या करता है? अर्जित करता है, अपने उसको अनलीगली रूप से, मतलब उसकी इनकम लेता है, अर्जित करता है, अपनी संपत्ति जो है अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर रहा है अनलीगली रूप से, सदोष रूप से अर्जित कर रहा है। ये दूसरा टर्म। तीसरा, इसमें दो ही टर्म है इस सदोष अभिलाभ प्राप्त करना में। एक तो सदोष रूप से यानी अनलीगली रूप से उसको धारित कर लेता है कि मैं उसका अब स्वामी हूँ। सदोष रूप से उसको अपने अर्जित करता है, अपना जो है अपनी इनकम या अपना सोर्स है उसको अर्जित कर लेता है और अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, मतलब उसको अपनी संपत्ति को इंक्रीज कर रहा है, अर्जित कर रहा है अनलीगली रूप से, तो वह सदोष अभिलाभ उसने प्राप्त किया। ये इस परिभाषा में आता है, इस टर्म की परिभाषा में आता है कि सदोष रूप से धारण करना, सदोष रूप से अर्जन करना। और ये अंतिम है सदोष हानि उठाना। तो इसमें इसी का उलट चलता है, जब किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, सदोष अलग रखते हैं, यानी किसी व्यक्ति को संपत्ति से अनलीगली रूप से क्या जाता है, उसको अलग रखा जाता है जबकि वो उसकी संपत्ति है। मान लीजिए किसी का कोई मकान है और उससे वह किराया प्राप्त करता है, लेकिन वह किराया उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, उसे उससे अलग कर दिया गया अनलीगली रूप से, यानी किराया, मकान उसका है लेकिन किराया ही वह उससे प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उसकी संपत्ति से उसको हानि हो रही है, यानी हानि उठाना, सदोष रूप से हानि उठा रहा है वो हकदार, जिसका वो एक रूप से हकदार नहीं है, तो इस तरह इसका सदोष रूप से उसको अलग रखा जा रहा है, यानी उसकी प्रॉपर्टी से उसको अलग रखा जा रहा है अवैध रूप से, तो वो इसकी डेफिनेशन में आता है। इसी तरह से जब किसी व्यक्ति को संपत्ति से सदोष वंचित रखा जाता है, उसको उससे वंचित कर दिया जाता है, सदोष रूप से वंचित। तो इस तरह से ये टर्म निकल कर आते हैं कि सदोष अलग रखना, सदोष वंचित करना, ये सदोष हानि की डेफिनेशन में आता है, यानी सदोष हानि उठाने में आता है, यानी उसको बिल्कुल अलग कर देना, सदोष रूप से उसको वंचित कर देना, ये सदोष हानि टर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ये सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना, ये सारी पिक्चर हमारे सेक्शन 23 में क्लियर हुई कि सदोष अभिलाभ यानी अनलीगल साधनों से
ऐसी संपत्ति का कोई व्यक्ति अभिलाभ प्राप्त कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है, बेनिफिट प्राप्त कर रहा है जिसका वह हकदार नहीं है, लीगली रूप से हकदार नहीं है, तो वो सदोष अभिलाभ कर रहा है। रोंगफुल जो है क्या कर रहा है, रोंगफुल जो है बेनिफिट ले रहा है, रोंगफुल तरीके से, गलत तरीके से वो बेनिफिट ले रहा है, तो वह यह रोंगफुल गेन कर रहा है, सदोष अभिलाभ कर रहा है। सदोष हानि, रोंगफुल लॉस, जो अनलीगली रूप से किसी व्यक्ति को संपत्ति की हानि पहुंचाई जा रही है और वह व्यक्ति जिसको हानि पहुंचाई जा रही है उसका वह वैध रूप से हकदार नहीं है हानि उठाने के लिए, तो वह सदोष हानि यानी रोंगफुल लॉस की जो है डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना यानी अनलीगली रूप से किसी व्यक्ति को जो है, अनलीगली रूप से कोई व्यक्ति जो है सदोष रूप से किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति से लाभ प्राप्त कर रहा है, सदोष रूप से उसको धारित कर रहा है, उसका स्वामित्व स्वामी बन बैठा है या उसको अर्जित कर रहा है, उससे अपनी इनकम ले रहा है, अनलीगल रूप से उसको अर्जित करने का प्रयास कर रहा है, तो ये सदोष अभिलाभ प्राप्त करना। और सदोष हानि जिसमें उसको सदोष रूप से उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी से उसको जानबूझकर अलग रखा जा रहा है जिससे वह उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा है, जिसका वह वैध रूप से हकदार है, और सदोष रूप से उसको वंचित रखा जा रहा है उसके अभिलाभ से। तो इस तरह से कि दोनों टर्म जो है सदोष हानि उठाना में आते हैं। तो इस तरह से सेक्शन 23 जो है ये 4 वर्ड जो है सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, इनसे समाहित है। तो ये हमारा सेक्शन 23 जो है यहाँ पर क्लियर हुआ। अब इसमें एक केस लॉ नोट कर लीजिए, आप अपने बैरेक में भी नोट कर सकते हैं। अब यहाँ एक केस लो हम नोट करवा रहे हैं, KN मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। KN मेहरा वर्सेस क्या है, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान। और ये 1957 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसमें क्या डिसाइड किया गया था कि इस मामले में जो अपराधी है क्या कर रहा था, एक अपराधी था जो भारत सरकार का, यानी एक अपराधी था जो किसने क्या किया, भारत सरकार का एक प्लेन था, उस प्लेन को भारत सरकार का एक हवाई जहाज था, भारत सरकार का हवाई जहाज, इसको वह व्यक्ति क्या हुआ, बिना सरकार की अनुमति से पाकिस्तान ले गया, यानी उसको उड़ान भरकर हाईजैक करके पाकिस्तान ले गया भारत सरकार की अनुमति के बिना, यानी अनुमति के बिना, विदाउट परमिशन। इस केस में ये डिस्क हुआ था, यानी एक व्यक्ति जो है भारत सरकार का प्लेन था जिसको पाकिस्तान भारत सरकार की अनुमति से लेकर चला गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 1957 में ये डिसाइड किया कि इस कार्य से, इस एक्ट से जो ऐसा अभियुक्त ने किया है वो भारत सरकार को इससे सदोष हानि हुई है, भारत सरकार को क्या हुई है, सदोष हानि, जिसका हकदार भारत नहीं था, यानी रोंगफुल लॉस हुआ है भारत सरकार को, क्योंकि इसको गलत रूप से जो है अभिलाभ के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया था, यानी सदोष हानि के लिए ये डिसाइड किया गया था, और अभियुक्त को चोरी के अपराध के लिए, इस मामले में चोरी के अपराध के लिए सजा दी गई थी, चोरी के लिए पनिशमेंट किया गया था। तो इस तरह से KN मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1957 सुप्रीम कोर्ट में ये एक दिलचस्प केस है जिसको आप लिख सकते हैं अगर मेंस में आ जाता है सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन 23 कंप्लीट हुआ।
अब हम सेक्शन 24 पढ़ेंगे। MPCJ का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, तैयारियां जारी है, आप तैयारी करते रहें, हम सीखते रहेंगे। लीगल बेस ऐप डाउनलोड करें, नए नए प्रश्नों का अभ्यास करें, वहाँ आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप प्री के साथ मेंस के क्वेश्चंस भी हल कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बेस ऐप डाउनलोड करें। अब आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या बोलता है अपने बैरेक्ट में देखिए, हम बैरेक्ट से रीड करेंगे। सेक्शन 24 डिसहॉनेस्टली यानी हिंदी में इसका अर्थ है बेईमानी से। सेक्शन 24 कई बार कई जो स्टूडेंट है वो बेईमानी पूर्वक याद रखते हैं, जबकि बेईमानी पूर्वक नहीं है। सेक्शन 24 बेईमानी से है, क्योंकि सेक्शन 25 जो है कपट पूर्वक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको याद कर लेते हैं सेक्शन 24 भी बेईमानी पूर्वक होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 24 में बेईमानी से की परिभाषा दी गई। ऑब्जेक्टिव में बता दिया जाता है कि सेक्शन 20 धारा 24 में किसकी परिभाषा है, बेईमानी से, बेईमानी पूर्वक या बेईमानी के द्वारा। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ बेईमानी से की परिभाषा है, डिसहॉनेस्टली की परिभाषा है, डिसहॉनेस्ट तरीके से कार्य करने वाला। तो अब इनको हम रीड करते हैं। सेक्शन 24 आप भी बैक में देखिए। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे। क्या बोला गया है? कोई इस इंटेंशन से एक्ट कर रहा है कि एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, सदोष अभिलाभ यानी उसको लाभ फायदा पहुँचाने का कार्य कर रहा है, या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करना यानी उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहा है, तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। इसकी ये डेफिनेशन बताई गई है। यानी या तो गलत तरीके से लाभ पहुंचा रहा है या गलत तरीके से हानि पहुंचा रहा है। तो इसको हम समझें डिसहॉनेस्टली को। इसमें क्या 4 तरह के टर्म निकल कर आ रहे हैं इस परिभाषा से। पहला टर्म है इस आशय से, यानी इंटेंशन, आशय होना चाहिए। इस आशय से कोई एक्ट कर रहा है, इस आशय से कोई कार्य कर रहा है। पहला टर्म इस आशय से, इस एक्ट से कोई कार्य कर रहा है, ये तो पहला टर्म है इस डेफिनेशन से। दूसरा, एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ करे, एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ यानी सदोष रूप से उसको गलत तरीके से उसको फायदा पहुंचा रहा है, या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे, सदोष हानिकारित करे यानी किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है अवैध रूप से। तो वह कार्य यानी जो एक्ट उसने किया, या तो सदोष अभिलाभ करने का या सदोष हानि उठाने का, जो कार्य उसने किया या वह कार्य जो है, इसमें लिख देते हैं वह कार्य। तो इस तरह का जो एक्ट है वो बेईमानी पूर्वक कहलाता है। क्या कहलाता है? बेईमानी पूर्वक कहलाता है। अब यहाँ पूर्वक हमने गलत लिख दिया, बेईमानी से कहलाता है, यानी बेईमानी से किया गया कहलाता है। तो इस तरह से इस आशय से कोई एक्ट किया गया है जो एक व्यक्ति को गलत तरीके से अभिलाभ दे रहा है, फायदा पहुंचा रहा है, या अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि जो है पहुंचा रहा है। तो इस तरह का जो एक्ट कर रहा है वह बेईमानी से कहलाता है। ये सेक्शन 24 में डिसहॉनेस्टली बताया गया है। अब इसमें
कई बार जो पूछ लिया जाता है कि बेईमानी से है उसमें और कपट जो है पूर्ण, यानी कपट पूर्वक जो सेक्शन 25 में है, इसमें डिफरेंस बताइए। तो इसमें डिफरेंस को भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 25। उसके बाद दोनों में डिफरेंस जो है किस तरह से लिखना है आपको, वह हम आपको बता देंगे। क्योंकि इसमें मेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेईमानी पूर्ण और कपटपूर्ण की परिभाषा दीजिए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आपको दोनों की परिभाषा देते हुए उसमें अंतर को स्पष्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 25 को रीड कर लेते हैं। अब ये तो बेईमानी से हो गया। अब सेक्शन 25। सेक्शन 25 डायरेक्ट खोल लीजिए, रीड करते हैं हम सेक्शन 25। सेक्शन 25 है फ्रॉडुलेंटली, यानी कपट पूर्वक। कपट पूर्वक, अब वहाँ पर तो बेईमानी से यूज़ किया गया था, अब यहाँ कपट पूर्वक यानी फ्रॉडुलेंटली। कपट पूर्वक की परिभाषा धारा 25 में आईपीसी में दी गई है। रीड करते हैं। कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, किंतु अन्यथा नहीं। यानी कोई भी व्यक्ति है किसी एक्ट को यानी किसी बात को अगर करता है तो कपट पूर्वक तब कहा जाएगा जब वह क्या करता है, उस बात को कपट करने के इंटेंशन से करता है, इसके अन्यथा नहीं। तब ये बताया गया है इसमें। तो इसमें ये बता दिया गया है तो कि कोई व्यक्ति किसी बात को, यानी कोई व्यक्ति है जो किसी बात को या किसी कार्य को, बात को या कार्य को क्या करता है, कपट पूर्वक करता है, फ्रॉडुलेंटली करता है। कपट पूर्वक करता है यानी कोई व्यक्ति है जो किसी एक्ट को या किसी बात को या किसी कार्य को कपट पूर्वक तरीके से कर रहा है, तो यह कहा जाएगा कि वह बात यानी जो भी एक्ट या बात या कोई भी कार्य है वह कपट वंचित, क्या बोला गया है, कपट वंचित करने के आशय से करता है। कपट वंचित यानी कपट करने के आशय से, यानी कपट पूर्वक करने के आशय से, क्या कपट पूर्वक करने के आशय से, इंटेंशन से, यानी उसका आशय इस तरह का है, इंटेंशन से करता है, कहलाता है। यानी उसका इंटेंशन अब ये हो गया कि अगर वो किसी एक्ट को या किसी बात को फ्रॉडुलेंटली कपट पूर्वक तरीके से करता है तो वह व्यक्ति, उसको कहा जाएगा कि वो कपट वंचित या कपट पूर्वक करने के आशय से कर रहा है। ये सेक्शन 25 में बताया गया है। इसके अलावा अन्यथा नहीं यहाँ बोला गया है, यानी इनके अतिरिक्त नहीं होगा कपट पूर्वक। कपट पूर्वक कब होगा, जब कोई व्यक्ति किसी एक्ट को या किसी बात को कपट पूर्वक करता है, कपट वंचित यानी कपट करने के इंटेंशन से, तब वह कपट पूर्वक में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये सेक्शन 25 क्लियर करता है। यानी कपट पूर्वक जो ये वर्ड है, ये एक तरह से इसको सिंपल भाषा में हम समझें तो धोखा देना, यानी किसी अन्य व्यक्ति को कोई बात करके या कोई एक्ट करके या ऐसा कोई कार्य करके नुकसान पहुंचाना जिससे उसको धोखा दिया जाए, धोखा देकर नुकसान पहुंचाना। ये इसको एक देसी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि कुछ मामलों में जैसे कोई गोपनीयता बरतना, चुपचाप कोई ऐसी कार्य करना कि उस व्यक्ति को पता ही न लगे, तो इस तरह का कोई कार्य करना, यानी उसके साथ ही
है वो उसके ऑफिस में है या उसके कार्यालय में है और ऐसा कार्य कर रहा है जो धोखा देकर कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है। तो इस तरह से कपट पूर्वक तरीके से वो आगे प्रोसेस को बढ़ा रहा है धोखा देने के आशय से, कोई किसी बात को कंप्लीट करने के लिए या किसी एक्ट को अंजाम देने के लिए। यानी संभावित या वास्तविक क्षति पहुंचाना या अभिदर्शित करना, यानी या तो संभावित है कि वो क्षति पहुंचाए या कोई वास्तविक क्षति रियलिटी में क्षति पहुंचाए, इस तरह का कोई कार्य कर रहा है। अब इसमें देखिए कि इसमें वास्तविक हानि को सम्मिलित नहीं किया गया, यानी कपट पूर्वक में किसी अगर व्यक्ति ने कपट पूर्वक किया तो इसके लिए जो सिद्ध किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह कार्य वास्तव में हो ही जाए। यानी किसी बात को कपट पूर्वक करने का उसने आज से तो कर लिया, इसमें ही वह कपट पूर्वक के अंतर्गत आ गया है। उसमें ये आवश्यक नहीं होगा कि वह आज से जिसके लिए बात को कर रहा है या किसी एक्ट को कर रहा है वो कंप्लीट हो ही सही। बस ये ही काफ़ी है कि उसने इंटेंशन से ऐसा किया है, भले ही उस वो इंटेंशन पूरा ना हो। ये इसमें एक चीज़ है, इसको आप क्लियर कर लें कि यानी इसमें वास्तविक हानि को सम्मिलित नहीं किया गया है कि एक्ट पूरा ही हो जाए या कोई बात है वो पूरी हो जाए तभी कपट पूर्वक आएगा। इसके लिए इतना सा ही काफ़ी है कि उसने कपट पूर्वक आशय से ऐसा किया है किसी बात को, अब वो बात पूरी हो या न हो। ये सेक्शन 25 में एक टर्म है जो निकल कर आता है। तो इस तरह से ये हुआ कि इसमें बस उसने इंटेंशन किया, आशा की कपट करने की, यही काफ़ी है। सेक्शन 25 ये क्लियर हो गया है। इसमें केस लो नोट करें, विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ लिख देता हूँ केस विमला बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली प्रशासन 1963 ये डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या डिसाइड किया था इसमें डिसाइड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि कपट वंचित करने में प्रवंचना और सती दोनों आवश्यक है। यानी कपट जो वंचित होगा, कपटपूर्वक कार्य होगा, उसमें क्षति यानी डैमेजेस होना आवश्यक है। एक तो पहली कंडीशन किसी व्यक्ति को, क्योंकि डैमेज होगा तभी तो उसने कपट किया। मान लीजिए उसमें डैमेज हुआ ही नहीं तो फिर क्या कपट हुआ। या फिर प्रवंचना, यानी जो उसने ये रचना रची धोखेबाजी की, तो वह प्रवंचना होना आवश्यक है और सती होना आवश्यक है उस दूसरे व्यक्ति को, तब वह कपट पूर्वक कार्य माना जाएगा। ये विमला बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1963 सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड किया गया था। आप इसको नोट कर लें अपने बैरक में। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन 25 क्लियर हुआ। अब इसमें हम अंतर की बात कर रहे हैं कि कपट पूर्वक तथा बेईमानी में अंतर। अंत में दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। अब डिफरेंस की बात करें, कपटपूर्ण और बेईमानी से, इसमें अंतर बताइए। तो इसमें अंतर हम कैसे निकालेंगे? पहला अंतर, किसी कार्य को बेईमानी से होने के लिए धोखे और छिपाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसमें? बेईमानी से में। यानी किसी भी कार्य को क्या लिखेंगे? किसी कार्य को बेईमानी से होने के लिए किसी भी एक्ट को बेईमानी से होने के लिए धोखे और छिपाव की आवश्यकता, धोखे
एवं छिपाव की आवश्यकता नहीं होती है। पहला बेईमानी से में, अब ये तो हो गया बेईमानी से, जबकि किसी कार्य को बेईमानी से होने के लिए धोखे और छिपाव की आवश्यकता नहीं है। बेईमानी में क्या होना चाहिए? कार्य कपट पूर्ण होना आवश्यक है। ये पहला पॉइंट है, पहला टर्म है कि किसी भी एक्ट को बेईमानी से होने के लिए धोखा हो, छिपाव हो, ये नेसेसरी नहीं है। बेईमानी से के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? कोई भी जो एक्ट किया जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, वह कपटपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, तो ये होना आवश्यक है। अब ये तो हो गया। उसी तरह से बेईमानी से सदोष लाभ, सदोष हानि जो है आवश्यक है, जबकि कपटपूर्ण में आवश्यक नहीं है। क्या है? बेईमानी में सदोष लाभ और सदोष हानि। सदोष अभिलाप और सदोष हानि। बेईमानी में क्या होना चाहिए? सदोष अभिलाप भी होना चाहिए गलत तरीके से, सदोष हानि भी होनी चाहिए। जबकि ये तो दोनों टर्म इसके हो गए बेईमानी से कि सदोष अभिलाप, सदोष हानि और कपटपूर्ण तरीके से। लेकिन कपटपूर्वक में आवश्यक नहीं है। ये चीज़ें जो थी ये इसमें आवश्यक नहीं है। यही आपका डिफरेंस हो गया। सिंपल सा याद रखने का, आपको बस बेईमानी से का डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस अपने आप ही निकल जाएगा कि बेईमानी में किसी कार्य को बेईमानी से होने के लिए धोखे और छिपाव की आवश्यकता नहीं थी, जबकि इसमें है। इसमें क्या आवश्यक है? कपटपूर्ण होना आवश्यक है। सदोष अभिलाप, सदोष हानि होना इसमें ज़रूरी है, इसमें नहीं है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। यानी इसमें बता दिया गया है डिफरेंस के तहत कि कपट तभी हो सकता है जब धोखा हुआ हो। जैसे यहाँ इसमें धोखा और छिपाव नहीं हो, कपट कब होगा? जब धोखा होगा। क्या होगा? धोखा होगा। और उस धोखे से किसी व्यक्ति को क्या होगी? कोई आर्थिक हानि होगी, नुकसान होगा। यही बस इसका मेजर डिफरेंस है और आपको बस इसके तरह ही ये लिखना है कि आप कपटपूर्ण और बेईमानी में डिफरेंट लिखेंगे तो बेईमानी में एक्ट है उसमें धोखा और छिपाव की आवश्यकता नहीं है, जबकि कपटपूर्ण में धोखा और छिपाव की आवश्यकता है जिससे किसी व्यक्ति को आर्थिक हानि और नुकसान हो। इसमें बेईमानी में कपटपूर्वक कार्य होना चाहिए क्योंकि वो बेईमानी से कर रहा है, कपटपूर्वक तरीके से उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसमें सदोष अभिलाप प्राप्त करने के लिए कर रहा है बेईमानी से, कि वह गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए और अब लाभ प्राप्त करे या उसको नुकसान पहुंचाए जिसका वह हकदार नहीं है। तो ये इसमें, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। यानी कपट में तो क्या हुआ कि धोखा हुआ। कपट में कपट तभी हो सकता है जब धोखा हुए व्यक्ति को कोई आर्थिक हानि या क्षति का क्या हो? आर्थिक हानि या नुकसान का खतरा ना हो। ये यहाँ पर अब एक निकलेगा, ना हो। यानी कपट कब होगा? उसमें हमने पढ़ा था कि कपट करने के लिए, जैसे हमने सेक्शन जो 25 है उसमें क्या पढ़ा था हमने कि कपट वंचित करने के आशय से करता है अन्यथा नहीं। और इसमें बोला गया था कि एक्ट पूरा न हुआ हो भले ही, तो यानी इसमें भले ही आर्थिक हानि या नुकसान हुआ ही ना हो तब भी ये कपटपूर्ण की कैटेगरी में आ गया है।
ये यहाँ पर हम इन चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं कि बेईमानी और कपटपूर्ण यानी इसमें धोखा किया गया है किसी व्यक्ति को आर्थिक हानि और नुकसान पहुँचाने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति को आर्थिक हानि और नुकसान नहीं हुआ है, कोई खतरा भी नहीं हुआ है और इसमें आवश्यक भी नहीं है ये टर्म कि हो ही सही, बस धोखा ही हुआ है, तो ये कपटपूर्ण की कैटेगरी में आ गया। और यही डिफरेंस बेईमानी से और कपटपूर्ण में है। तो ये आपको बस यही इतनी सी चीज़ें क्लियर करनी है और यही अंतर हो गया बेईमानी से और कपटपूर्ण में। बस सिंपली आपको बस इतना ही लिखना है। तो इस तरह से आज हमने सेक्शन 24, 25 और इसमें केस लॉ डिस्कस किया विमला बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, और कई चीज़ों को नया सीखा और अंतर भी स्पष्ट किए। और हम बता दें कि ये आरजेएस मेन 2011 में क्वेश्चंस आया था, ये आरजेएस मेन 2011 में, और एपीओ एग्ज़ाम में भी इस सेक्शन से क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लें, सेक्शन 24, 25 और इसमें डिफरेंस, ये दोनों को आप जो है अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये मेंस के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, एमपीसीजी एग्ज़ाम में भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आज हमने बहुत कुछ नया सीखा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम सेक्शन 26 को कंटिन्यू करेंगे आईपीसी के, जो रीज़न टू बिलीव यानी विश्वास करने का कारण है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। वहाँ पर आपको केस लॉ अपडेट भी मिलेगी, इंग्लिश क्यूज़ जो है, इंग्लिश ग्रामर क्यूज़ हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके अलावा डेली माइनर एक्ट जो है, जैसे एसआर एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, एनआई एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, इनके फ्री क्वेश्चंस जो है आपको डेली क्यूज़ नए नए मिलेंगे। तो वहाँ पर आप इसको जाके डेली अपनी जो है अभ्यास को बढ़ा सकते हैं और अपनी नेक्स्ट सेवाओं की तैयारी को बना सकते हैं बेहतर। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से आप लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें, या हमारी वेबसाइट है www.legalbuzznow.com, उस पर भी जाकर आप मॉक टेस्ट जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं अलविदा देता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।